नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक पर मचे हंगामे की, राम मंदिर के उद्घाटन की, बात करेंगे ईवीएम पर उठे सवालों की, महिला आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जानेंगे महाराष्ट्र में मराठों के मार्च से क्यों घबराई शिंदे सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के प्लान की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिंदे सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर शिंदे गुट को भेजा नोटिस। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को बताया था असली शिवसेना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते, वो चुनावी साल में राजनीतिक एजेंडा बदल देते हैं। सद्भावना रैली में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी महिला विरोधी है, राम का नाम लेती है लेकिन सीता का नहीं। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबलों से बाहर हुए, बीसीसीआई ने बताया निजी वजह से नाम लिया वापस। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से अब मेघालय पहुंच गई है, लेकिन इससे पहले असम में जबरदस्त हंगामा मचा। राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ धरना भी दिया। तो आखिर क्यों रोका गया राहुल गांधी को, और अब कहां तक पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से असम में पहुंची है तभी से हंगामा मचा हुआ है। यात्रा में रुकावट डालने में बीजेपी की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। कभी यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो कभी न्याय यात्रा के साथ चल रहे वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। यात्रा के 9वें दिन 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के नगांव से यात्रा आगे बढ़ा रहे थे और यहां बोरदोवा थान में संत श्री शंकर देव के जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को हैबर गांव में ही रोक दिया। कहा गया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 बजे ही मंदिर जा सकते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। राहुल ने सवाल किया कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? मैं शंकर देव की विचारधारा में विश्वास रखता हूं, वो हमारे गुरु की तरह हैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम आऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। इस हंगामे के चलते सुबह की यात्रा में व्यवधान पड़ा। बाद में यात्रा दोपहर को असम से मेघालय में प्रवेश कर गई। असम की घटना को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी बयान दिया और कहा कि आज जो हुआ उसकी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 11 जनवरी को हमारे 2 विधायक बोरदोवा थान के सत्राधिकार से मिले और दोनों ने कहा कि 22 जनवरी को राहुल गांधी और यात्रा नगांव से गुजर रही है। ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि वो बोरदोवा थान में कुछ समय बिताएं। तब हमें बताया गया कि आपका स्वागत है, लेकिन 20 जनवरी को असम के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी 3 बजे के बाद ही आ सकते हैं। सीएम की यही बात 21 जनवरी को सत्राधिकार ने दोहराई। आज सुबह जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो 17 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लग गए थे। आखिर जब दिल्ली से आदेश आया तो केवल स्थानीय सांसद और विधायक को जाने दिया गया। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा की कूटनीति ने बोरदोवा थान के महत्व को धूमिल कर उसका अपमान किया है। अगर वो नहीं चाहते कि टीवी में पीएम मोदी के अलावा कोई और चेहरा नजर आए तो चैनल मालिकों को मना कर दीजिए कि वो हमें ना दिखाएं। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा मेघालय पहुंच गई है। मंगलवार को राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय में जाएंगे, जहां वो युवाओं से मिलकर रोजगार और युवा न्याय से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद यात्रा फिर असम आएगी और फिर से हंगामा मचना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी को तो मंदिर नहीं जाने दिया गया, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर जरूर लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले इस मंदिर का उद्घाटन किया गया, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो कैसा रहा कार्यक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। दोपहर 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य विधि शुरू हुई। 84 सेकंड में ही मूर्ति में प्राण स्थापना हो गई। इस दौरान पूरे देश के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित किया। 35 मिनट की स्पीच पीएम ने राम राम से शुरू की और जय सिया राम पर खत्म की। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा।
पीएम मोदी ने न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दशकों तक प्रभु राम के अस्तित्व पर कानूनी लड़ाई चली। मैं न्यायपालिका का शुक्रगुजार हूं कि उसने लाज रख ली। राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर आज अयोध्या में बीजेपी संघ से जुड़े तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का आना अंतिम समय पर रद्द हो गया। इसके अलावा बॉलीवुड, खेल और उद्योग से जुड़े तमाम लोग अयोध्या पहुंचे। मंदिर के उद्घाटन के बाद अब रामलला की पूजा का विधान भी तय हो गया है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। 23 जनवरी से लोग नियमित पूजा कर सकेंगे। नियम के तहत सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। पहले 5 बार आरती होती थी, आगे वैसे ही होगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला को हर घंटे फल दूध का भोग लगेगा। हर रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे हो सकती है। बीजेपी पूरे देश में राम लहर पैदा कर चुनाव जीतने की कोशिश में है, तो विपक्ष का दावा है कि बीजेपी राम लहर नहीं, ईवीएम के सहारे जीतने की कोशिश कर रही है। ईवीएम के खिलाफ इस समय देश में जबरदस्त आंदोलन भी शुरू हो गया है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने डीवी लाइव से बातचीत की है। तो ईवीएम पर क्या राज खोले हैं महमूद प्राचा ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव में हेराफेरी होती है। ईवीएम से चुनाव होगा तो विपक्ष के लिए जीतना मुश्किल होगा। 2% वोटों की हेराफेरी आसानी से हो सकती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने दावा किया है कि ईवीएम में 2% वोट की गड़बड़ी हो सकती है। डीबी लाइव से बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि जहां 1-2 वोटों से भी हार जीत तय होती है, वहां 2% वोट बहुत मायने रखते हैं। प्राचा ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव सस्ता, पारदर्शी और निष्पक्ष होता है, जबकि ईवीएम सवालों के घेरे में है। ईवीएम के खिलाफ तमाम आवाजें उठ रही हैं। जो ईवीएम का समर्थन करता है वो ईवीएम का प्रधानमंत्री चाहता है, जनता का नहीं। महमूद प्राचा ने कहा कि 5 से 6 जनवरी को हमने मार्च किया चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ। हम जनता के कहने पर सड़क पर आए हैं। लाखों लोग हमसे संपर्क साध रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। हमारे विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग भी अब दबाव में दिखाई दे रहा है। जो चुनाव आयोग विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं था, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की मांग को दरकिनार कर दिया था। इंडिया गठबंधन के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, जिसने ये साफ कह दिया था कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। लेकिन हमारे प्रदर्शन और ईवीएम को लेकर जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसके बाद चुनाव आयोग दबाव में आ गया है। अब आयोग जगह जगह पर डेमो कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ईवीएम दे दो, इसके बाद ईवीएम से चुनाव होने ही बंद हो जाएंगे। प्राचा ने यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी ने जिन 3 राज्यों में चुनाव जीता है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वहीं प्राचा ने ऐलान भी किया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। तो आपने देखा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ही दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में ईवीएम सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ सवाल महिला आरक्षण बिल को लागू करने पर उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। सवाल है कि जब कानून बन गया है तो उसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई, तो क्या हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में महिला आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार के वकील कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिस वजह से कोर्ट ने 22 जनवरी की तारीख दे दी थी। लेकिन आज एक बार फिर केंद्र सरकार के वकील नहीं पहुंचे, जिसके बाद मामले की सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई। अब 3 सप्ताह बाद यानी फरवरी में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने वकील की मौजूदगी न होने पर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ था। इस कानून के खिलाफ नवंबर में ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस कानून में चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। ये तभी लागू होगा जब नई जनगणना और परिसीमन हो जाए। जनहित याचिका में कहा गया है कि रिजर्वेशन विधेयक लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटों की संख्या पहले ही घोषित की जा चुकी है। ये संशोधन मौजूदा सीटों के लिए 33% आरक्षण देता है। तो देखा आपने, एक बार फिर केंद्र सरकार के वकील कोर्ट नहीं पहुंचे। सरकार मामले को लटकाने की कोशिश में है, लेकिन उसे सफलता मिलेगी ये आसान नहीं लग रहा, क्योंकि लोग ज्यादा इंतजार नहीं करते। जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर अब लोग सड़क पर आ गए हैं। मुंबई की तरफ मराठाओं का मार्च आगे बढ़ रहा है, जिससे राज्य की शिंदे सरकार घबरा गई है। तो क्या है मराठाओं की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण आंदोलन से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मराठा आरक्षण की मांग लेकर मनोज जारांगे पाटिल हजारों आंदोलनकारियों के साथ मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार आंदोलनकारियों ने निर्णायक लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे मराठाओं के आरक्षण के लिए जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। शनिवार से शुरू हुआ उनका ये मार्च 22 जनवरी को अहमदनगर पहुंचा। यहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम अजित पवार को इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए कि आरक्षण में इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी रैली को रोकने की कोशिश की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास अब नहीं हो सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में हमें रैली निकालने का पूरा अधिकार है। मैं मुंबई में धरने पर बैठने की मंजूरी भी ले चुका हूं। आपको बता दें, मनोज जारांगे की ये रैली 26 जनवरी को मुंबई पहुंचेगी। उनके मुताबिक अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो वो मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। जारांगे की मांग राज्य के मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल करने की है। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए फरवरी में विधानसभा का स्पेशल सत्र आयोजित करने की भी योजना बनाई है। उन्होंने जारांगे से मुंबई की ओर न बढ़ने की अपील की है। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शिंदे सरकार पर तंज कसते हुए पूछा, वो 2 मंत्री कहाँ हैं जिन्होंने मराठा आरक्षण का वादा किया था और वो अब अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं। बता दें, अगस्त 2023 से अकेले ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मराठा नेता पहले आरक्षण की मांग अंतिम संस्कार जुलूस या विजय मार्च से की थी। वहीं अब उन्होंने मुंबई में मराठा मार्च को विफल करने का प्रयास करने पर गोलियों का सामना करने की तैयारी व्यक्त की है। मराठा आंदोलनकारी अब शिंदे सरकार को कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ मौका बिल्किस के दोषियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, जिसके बाद सभी 11 दोषियों ने सरेंडर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों ने सरेंडर कर दिया है। 21 जनवरी को देर रात 11:30 पर सभी दोषी गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा उप जेल पहुंचे और सरेंडर कर दिया। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने के बाद 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सजा में छूट देते हुए 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तकलीफ को समझना जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल बुयन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध का एहसास होने के लिए सजा दी जाती है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटा तो दोषियों ने सरेंडर करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। इसके लिए उन्होंने अलग अलग कारणों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने 19 जनवरी को याचिकाएं खारिज कर दी और उन्हें 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। आपको बता दें, 3 मार्च 2002 को गुजरात घटना के दौरान दाहोद में बिल्किस बानो और उनके परिवार को निशाना बनाया गया था। साल 2004 में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी साल केस को अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया था। बिल्किस बानो ने सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव बनाए जाने के चलते बड़ा कदम उठाया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2017 में इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सभी को पहले मुंबई के ऑर्थर रोड जेल और उसके बाद नासिक जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। जेल से निकलने के बाद इन दोषियों की रिहाई पर फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा था। इसके बाद 11 दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के प्लान की। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने का फॉर्मूला तैयार कर रहा था। तो क्या है विपक्ष का फॉर्मूला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी को हराने का दमदार प्लान तैयार कर लिया है। जहां एक तरफ पीएम मोदी राम मंदिर के अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने का प्लान बना रहा था। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता मधु दंडवते के जन शताब्दी के अवसर पर मुंबई के YV सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण दल कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट पार्टी, सीपीएम, सीपीआई और उद्धव ठाकरे गुट के नेता शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, पृथ्वीराज चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए।
इसमें सर्वमत प्रस्ताव मंजूर किया गया कि सभी बीजेपी विरोधी दलों को एक साथ आकर विकल्प देना चाहिए। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि आज देश का माहौल अलग है, मोदी को हराने का रास्ता निकलेगा। जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए शरद पवार ने कहा कि युवा पीढ़ी को सामने आना चाहिए। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने युवा पीढ़ी को सामने आने की अपील की थी, फिर जिनको लोग जानते भी नहीं थे उन्हें भी लोगों ने चुनकर संसद भेजा। इस देश में प्रजातंत्र है और हम जैसे नेताओं से भी ज्यादा इस देश की जनता समझती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में आप वोट डालते हैं उस मशीन में चोरी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने ईवीएम को अपनाया। चुनाव आयोग में बिल्कुल स्वायत्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की नौकरियां कहाँ हैं, डीजल, पेट्रोल और सब्जियों के दाम कहाँ जा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि राम को इन्होंने ही लाया है। इंडिया गठबंधन भारत को इस मुसीबत से बाहर लाना चाहता है। तो आज की इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।